हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स भी कह सकते हैं या ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी कह सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का मतलब क्या है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है या नहीं, क्या वहां पे नीड है या नहीं है। तो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के द्वारा जो है एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसको एक स्ट्रक्चर्ड वे से फॉलो किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेनिंग देने की नीड एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर ट्रेनिंग नीड एग्जिस्ट करती है तो किस तरह की हमने ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस होती है और जो एम्प्लॉयज की एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर जो गैप होता है उस गैप को फिल करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज को दी जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की के अंदर ये जो गैप है वो पूरा हो सके। तो ट्रेनिंग नीड इज इक्वल टू डिजायर्ड कैपेबिलिटी। ये होता है कि एम्प्लॉयज के अंदर ये कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड है बट करंट कैपेबिलिटी होती है कम। तो ये जो गैप है उसको पूरा करने के लिए कि जो एम्प्लॉयज के अंदर डिजायर्ड कैपेबिलिटी और करंट कैपेबिलिटी के अंदर गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको पूरा करने के लिए ट्रेनिंग देने की नेसेसिटी उत्पन्न होती है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट आइडेंटिफाइज द इंडिविजुअल्स करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी। देखो, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के द्वारा देखा जाता है कि इंडिविजुअल के पास ये एप्टीट्यूड है, इस तरह से वो जॉब को परफॉर्म कर रहा है, इस तरह की स्किल और नॉलेज है, और उसको वो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं वहां पे गैप है या नहीं है। तो जो डिफरेंस होता है करंट और रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंस, जिसके बेसिस पे ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नीड असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द गैप बिटवीन द करंट एंड डिजायर्ड रिजल्ट। पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डिजायर कॉम्पिटेंसी है और ये करंट कॉम्पिटेंसी है, उसके अंदर जो गैप है पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस गैप को हमने किस तरह से फिल करना है। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के अंदर हम ट्रेनिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल पे है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिव और एफिशिएंसी वे से जो है परफॉर्म कर सके। देखो, जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है उसके पीछे जो एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो लॉजिक होता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो जो गैप होता है उसको रिमूव किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आना चाहिए। और ट्रेनिंग इस तरह से प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे बेनिफिट ज्यादा मिले। तो जिस सिचुएशन है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करनी चाहिए, जहाँ पे परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है और अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से काम होता है, तो देखना होता है कि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्व करते हैं तो उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड स्किल है वो एम्प्लॉयज के अंदर सिखानी पड़ेगी। उसी तरह बिहेवियरल चेंजेस लाने के लिए क्या है कि वो भी हमें लगता है कि ट्रेनिंग के द्वारा उनका बिहेवियर मॉडिफाई किया जा सकता है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की जो नीड है या ऑब्जेक्टिव है, देखो यहाँ पे जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये डिजायर लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड जो है एम्प्लॉयज के अंदर होना चाहिए और ये उसके अंदर प्रेजेंट है। जो गैप है उसको फिल करने के लिए ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे देखो, जब हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह की ट्रेनिंग हमने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करनी है, और ट्रेनिंग के पीछे जो लॉजिक होता है कि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इनहांस करना होता है।
और उसी तरह एक ट्रेनिंग प्लान की जो एवेल्युएशन के लिए भी ये बेसलाइन जो है तैयार करती है। और जो सोर्सेज होते हैं उनको हमने किस तरह से ऑप्टिमल तरीके से यूटिलाइज करना है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होती है कि राइट और एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज को दी जाए, जिससे क्या है कि वो साइंटिफिक मेथड से काम करें। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के अंदर देखा जाता है कि ट्रेनिंग नीड एग्जिस्ट करती है, किस तरह की ट्रेनिंग लेनी है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ रिलेट करती है या नहीं करती है। उसी तरह ही हम देखते हैं कि जब ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एनालिसिस किया जाता है तो उसके अंदर पहले गैप एनालिसिस स्टडी किया जाता है। गैप एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि देखा जाता है कि ये एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है और ये उसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस है। अगर उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो स्टैंडर्डाइज जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसके अंदर डिविएट है, कम है, तो वो गैप एनालिसिस होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एनालिसिस होते हैं, जैसे जो टास्क है उसको एनालिसिस किया जाता है, जो व्यक्ति जिसने परफॉर्म करना है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स ऑब्जेक्टिव है उसको एनालिसिस किया जाता है। इस तरह का ट्रेनिंग के अंदर हमने उनको इनपुट प्रोवाइड करना है, क्या ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सुटेबल है या नहीं है। उसी तरह इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने देने हैं उसके ऊपर खर्चा आएगा और एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसको हम वन बाय वन करके जो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। एनालिसिस ऑफ वर्क के अंदर क्या है कि जॉब एनालिसिस किया जाता है कि इस जॉब के अंदर ये टास्क जो है परफॉर्म करने हैं, और उसी तरह जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है ताकि काम को हम सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पे हम जॉब एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन को स्टडी किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन हमें उस जॉब के साथ जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जॉब की एक्टिविटीज है उसको हाईलाइट करती है। जॉब स्पेसिफिकेशन हमें बताती है कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए इस तरह की स्किल, नॉलेज जो है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जब हम वर्क को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि, क्योंकि जॉब एनालिसिस से हमें पता चलता है कि ये जो नेचर ऑफ द जॉब है इस तरह का है और इस तरह की ट्रेनिंग हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्सन एनालिसिस के अंदर देखो, जो एम्प्लॉयज है जिसको हमने ट्रेनिंग देनी है, जिसका हम जो है जिसके अंदर हमने नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड जो है डेवलप करना है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति है जिसको हमने ट्रेनिंग देनी है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और थोरली जो है एग्जामिन किया जाएगा। पहले जॉब एनालिसिस, जॉब के बारे में स्टडी करके जॉब के अंदर ये टास्क है, जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड जो है एम्प्लॉय के अंदर चाहिए। फिर उसके बेसिस पे पहले व्यक्ति को स्टडी किया जाएगा, फिर ये जो है सुटेबल ट्रेनर जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो एम्प्लॉयज को उस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा जो उनके लिए अप्रोप्रिएट और रेलिवेंट है। उसी तरह पर्सन एनालिसिस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं और जो इक्विपमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं उनको भी स्टडी किया जाता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर जो है ये देखा जाता है कि कौन से एम्प्लॉय जो है जिनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जो ट्रेनिंग लेने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से कम है तो वहां पे इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के अंदर ये शॉर्ट कमिंग है, तो उस शॉर्ट कमिंग को इस ट्रेनिंग के द्वारा पूरा किया जाता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की क्लैरिटी हो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो है मिल सके। कंटेंट एनालिसिस जो है वो स्टडी करता है कि जो जॉब है उसके अंदर किस तरह के डॉक्यूमेंट, लॉज और प्रोसीजर यूज किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने देने हैं उसके अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए, हमने सिखाना क्या है, क्योंकि वो जॉब के साथ रिलेट करता होना चाहिए।
तो कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग जो है वो जॉब के साथ मैच करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ट्रेनिंग के अंदर उसको इस तरह का इनपुट दे दिया जो जॉब के साथ मैच ही नहीं करता, तो डेफिनेटली वहां पे उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की इनहांस नहीं होगी। तो यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस के अंदर देखा जाता है जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही ट्रेनिंग के अंदर वो इनपुट जो है एम्प्लॉय को देने की कोशिश की जाती है। ट्रेनिंग सुटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर देखो यहाँ पे जो है सुटेबिलिटी एनालिसिस के अंदर देखा जाता है कि जो ट्रेनिंग दी जानी है क्या वो सुटेबल है या नहीं है, क्या वो एम्प्लॉयज की जो गैप है उसको पूरा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। उसी तरह कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर ये देखा जाता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो किए जाएंगे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उस पर लागत कितनी आएगी और एम्प्लॉय की जो नॉलेज बढ़ेगी उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा। जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट प्रोग्राम बेनिफिट डिवाइडेड बाय प्रोग्राम कॉस्ट, तो वहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है जिसके जो कंपोनेंट है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, जो एम्प्लॉयज हैं उनकी नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंसी को असेस किया जाता है, उनकी एटीट्यूड ASA को स्टडी किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके कि जो एम्प्लॉयज हैं उसके अंदर इस तरह की नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड और वैल्यू सिस्टम होना चाहिए और प्रेजेंटली किस तरह का नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड उनके अंदर अवेलेबल है ताकि उस गैप को फुल किया जा सके। देखो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो उसकी सपोर्ट होनी चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजर भी हो सकते हैं, लो लेवल मैनेजर भी हो सकते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, जो एम्प्लॉयज की नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड को जो है एनहांस करते हैं। लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस मॉडल जिसके द्वारा जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस किया जाता है, टास्क एनालिसिस किया जाता है, इंडिविजुअल का जो एनालिसिस है वो किया जाता है ताकि ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। देखो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के अंदर जो फोकस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेस किस तरह के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑब्स्टिकल्स डालते हैं वो कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस से हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कमिटमेंट टू द रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, किस तरह का पॉजिटिव क्लाइमेट है, नेगेटिव क्लाइमेट है, किस तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं, वो पता चलते हैं। और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हम जो ऑर्गेनाइजेशन करती है तो वो सारी चीज़ों ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिटेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उसको देखती है, उसके बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है डिजाइन किए जाते हैं। टास्क एनालिसिस जो होता है कि जॉब के बारे में डाटा प्रोवाइड करता है या ग्रुप ऑफ जॉब्स के बारे में, तो यहाँ पे होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर जॉब के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है, उसी तरह एम्प्लॉयज के अंदर किस तरह की नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड चाहिए, किस तरह की एम्प्लॉयज के अंदर स्किल और एबिलिटी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो सके। तो टास्क एनालिसिस के अंदर ओवरऑल जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि जॉब के कंपोनेंट, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है, और उसी तरह कौन से क्रिटिकल टास्क है जिसके अंदर क्या है कि अगर एम्प्लॉय जो होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो सही ढंग से परफॉर्म हो सके, और उसी तरह डिस्क्राइब द नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड विच इज नीडेड टू परफॉर्म दैट जॉब। इंडिविजुअल एनालिसिस के अंदर जो व्यक्ति जिसने एक्चुअल में इसको जॉब को परफॉर्म करता है उसका एनालिसिस किया जाता है। अगर लगता है कि एम्प्लॉय के अंदर ये शॉर्ट कमिंग है, उसकी जो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड यहाँ पे लैक करती है जिसके बेसिस पे उसको ट्रेनिंग देनी है, तो इंडिविजुअल एनालिसिस के अंदर जो है इंडिविजुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो होती है उसके बारे में देखा जाता है, क्या कहाँ कहाँ पे वो लैक करता है ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। समरी पर्सन एनालिसिस प्रोवाइड डेटा अबाउट द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस,
जिसमें हमें पता चलता है कि एम्प्लॉय इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। डायग्नोस्टिक पर्सन एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस जो है सही नहीं है तो क्या रीजन है, किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दीज आर दी मेथड्स विच आर यूज्ड इन ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। ऑब्जर्वेशन, तो देखो जो ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा दोनों यूज किया जाता है। वर्क प्लेस सिनेरियो के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयज को जो है बेसिकली यहाँ पे उसको ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनको काम करते हुए जो है किस तरह से वो अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। इस ढंग से करना चाहिए कि एम्प्लॉयज को भी नहीं पता चलना चाहिए कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। इफ यूज करेक्टली दिस मेथड इज डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे एक चेकलिस्ट की मतलब बनाई जाती है या टेबल बनाया जाता है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है। ये लिमिटेशन है कि अगर उनको पता चल जाता है कि हम कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो हो सकता है वो अपना बिहेवियर जो है चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से देखा जा सकता है, इंटरव्यू हो सकती है, एम्प्लॉयज के साथ फेस टू फेस डिस्कशन होती है, उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको गहराई के अंदर असेस किया जाता है और जो ट्रेनर होता है वो एम्प्लॉय के साथ एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड करता है और एम्प्लॉय को इंगेज करता है ताकि उसकी अपने काम के अंदर जो है एंगेजमेंट बढ़े और कमिटमेंट लेवल भी इंक्रीज हो। और इसी तरह क्वेश्चनियर बना के भी जो है उससे क्वेश्चनियर फिल करवाया जा सकता है, उससे क्वेश्चन जो है कहा जाता है कि इस क्वेश्चन को फिल करें, तो जिससे क्या है कि हमें एम्प्लॉय सोचते क्या है उसके बारे में काफी कुछ क्लैरिटी होती है। और उसी तरह जॉब डिस्क्रिप्शन को स्टडी, जॉब एनालिसिस करके जॉब डिस्क्रिप्शन को स्टडी किया जाता है कि जॉब के अंदर क्या क्या परफॉर्म करना है, किस तरह के टूल्स यूज करते हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और डाटा जो है उनकी करंट और एक्टिव रिकॉर्ड से भी कलेक्ट किया जाता है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का रिकॉर्ड होता है वहां से भी देखा जाता है। उसी तरह सर्वे भी कंडक्ट किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, बट सर्वे जो है बहुत केयरफुली यूज करने पड़ते हैं क्योंकि सर्वे से हमें जो करंट सेटिस्फेक्शन लेवल है या नहीं है उसके बारे में पता चलता है। ये नहीं पता चलता कि हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसी तरह डॉक्यूमेंट जो है उनको देखा जा सकता है, एक जो प्रॉब्लम है क्या आ सकती है और किस तरह से हम उनको सही तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे सकते हैं। उसी तरह फोकस ग्रुप जो है इनफॉर्मल वे से जो है बना के उनसे डिस्कशन हो सकती है ताकि हम जो करंट इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं उसको स्टडी कर सके। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं ताकि उससे हमें पता चल सके कि कहाँ पे वो लैग करते हैं।